हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामली। यशवनी विज्ञान में आपको फिर से स्वागत है। मैं पिछले दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ परेशानी आ गई थी सिस्टम में। मैं सुधार रहा था उसे। अब आपको वीडियो प्रतिदिन मिलेंगी। हर दिन की तरह कहना चाहूँगा मैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगी और 10th क्लास विज्ञान की वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी, जिसमें कि आपको पार्ट टू पार्ट या पेज टू पेज वीडियो आपको मिलेगी। और यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई कंप्लेंट है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की वीडियो। इसमें हम सीखेंगे 2.3 दशमलव 1 में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व सीखेंगे आज। और आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व जानने की कोशिश करेंगे। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है जानने की कोशिश करेंगे। और पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले, क्या पशु पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अपन पता चलेगा कि हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.8 पीएच पारास के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच पारास में ही जीवित रह सकते हैं। और वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी परिभाषा इसकी बन जाएगी कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये आपको नोटिस करना है, ध्यान रखना कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। अर्थात जल का पीएच मान भी जब कम हो जाएगा तो वह अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीवों के लिए अम्लीय जल का संकट झेलना पड़ता है, जिसके कारण कुछ जल जीव मृत्यु का शिकार बन जाते हैं और कुछ बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण वह उनकी जन जीवन प्रक्रिया संचालित नहीं कर पाते हैं। तो पीएच मान से बहुत अंतर पड़ता है। पीएच मान कम होने पर यह अम्लीय हो जाता है, ज़्यादा होने पर क्षारीय हो जाता है। जबकि जीवित जीवों के लिए पीएच मान का मान दिया गया है 7.0 से 7.8 के बीच। ये हमारे शरीर के बारे में दिया गया है। यहाँ बताया गया है, क्या आप जानते हैं दूसरे ग्रहों में अम्लीय पदार्थ। शुक्र ग्रह का वायुमंडल वीनस सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। ये आपको ध्यान रखना है 1 नंबर विकल्प में कि शुक्र ग्रह या वीनस का वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले बादलों से बना है। और क्या आपको लगता है इस ग्रह पर जीवन संभव है? तो इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले बादल हैं, जो कि अम्लीय वातावरण में जीवित रहना संभव नहीं है। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट पर। इसमें पहला बिंदु आ रहा है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है। ये आप कैसे पता करेंगे कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है। इसे जानने के लिए हमें उसकी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी जांच करवाना पड़ेगी। तो चलिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच पारस की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी को एकत्रित कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। तो उनके पीएच की जांच करवाना है हमें।
इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन कौन से पौधे उपज रहे हैं अर्थात पैदा होते हैं, ये हमें देखना है। ठीक, इसके बाद क्रियाकलाप 2.12 इसमें दिया गया है। इसमें बताया भी गया है मिट्टी की जांच आप किस प्रकार से कर लेंगे या आप प्रयोगशाला में किस प्रकार से मिट्टी की जांच होती है उसे ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक परखनली लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए, उसमें 5 ml जल मिलाइए अर्थात उसका घोल तैयार करना है। ठीक, इस प्रकार से एक बीकर ले लिया है, इसमें 2 ग्राम यहाँ पर मिट्टी डाल दी है, तो इसमें 5 ml में जल ऐड कर दूंगा, 5 ml इसमें जल मिलाना है। ठीक ना, 2 ग्राम इसमें मिट्टी डली हुई है। ठीक, इसके बाद सामग्रियों को छानिए, परखनली से निस्यंद एकत्रित कीजिए। छानने का मतलब है इसको उलटकर हमें एक दूसरे पात्र में अलग कर लेना है, छानना है। छानने के पश्चात हमें जो पदार्थ प्राप्त होगा वो कहलाएगा निस्यंद। इस पदार्थ को हमें जांच करने के लिए भेजना है। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से निस्यंद के पीएच की जांच कर लेंगे। सार्वत्रिक सूचक का मतलब है यहाँ पीएच विलयन पत्र आते हैं, उनकी सहायता से इसके पीएच का मान नोटिस कर लेंगे। वो पेपर कलर चेंज करके बता देगा आपको कि इसका पीएच मान कितना है। यदि कम है तो रेड तक ले जाएगा, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं किस प्रकार से कलर चेंज होता है। ठीक, अपने क्षेत्रों में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष भी हमें नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद आपको इस तालिका, नीचे दी गई तालिका में आपको भरना है। एक आदर्श मिट्टी का पीएच देखते हैं। यदि आप इस मिट्टी की जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद इसका आंसर आपको मिलेगा कि आदर्श मिट्टी का पीएच कितना है। तो आदर्श मिट्टी का जो पीएच होगा, यह मैं लिख रहा हूँ, आदर्श मिट्टी का पीएच पारास जो होगा वो आप देखेंगे 7.0 से लेकर 7.6 के बीच होना चाहिए। ये पारास जो है वास्तव में मिट्टी के लिए सही है, जिसमें कि पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो आदर्श मिट्टी का पाराश आपको 7 से 7.6 के बीच में होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी नहीं होना चाहिए, ना अधिक क्षारीय होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। यदि अम्लीय क्षारीय है तो हमें उसका उपचार कराना जरूरी है, उनमें आवश्यक पोषक तत्वों का मिलाना जरूरी है ताकि उसके पीएच मान को सुधारा जा सके। अब हम चलेंगे नंबर 2 पर, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारे पाचन तंत्र के पीएच के बारे में जानने के लिए हम इसमें आगे चलेंगे, नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पाचन तंत्र का पीएच कैसा हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ेंगे हम हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है, ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात ये बताएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचा बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक, उदर मतलब हमारे आमाशय के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं से निकलता है, जो कि भोजन की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण आपको उदर में दर्द, जलन अनुभव होती है। जैसे पेट दर्द से मुक्त होने के लिए आपको एक दवाई भी दी जाती है, डॉक्टर आपको दवाई देता है जिसे कहते हैं एंटासिड, क्षारकों का उपयोग किया जाता है। स्वाभाविक है, हम पिछले अध्याय में ये पढ़ चुके हैं कि यदि अम्ल कहीं है तो उसे तोड़ने के लिए उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्षारक का इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्षारक है यहाँ पर एंटासिड जिसे कहा जाता है। एंटासिड की दवाई यहाँ पर दी जाती है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर या आमाशय के अंदर जो अम्ल का प्रभाव उत्पन्न हुआ है वह अम्ल का प्रभाव निरस्त हो जाता है, अर्थात जो क्षार होते हैं वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका यूँ निभाता है कि भोजन की जो पूरा पाचन की प्रक्रिया होती है उसमें उसे क्या करता है, अम्लीय माध्यम में करवाता है। अम्लीय माध्यम में पूरे जीवाणु या लार का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
इसके बाद ही वहाँ भोजन का पाचन होता है और एंजाइम भी अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड की तरह कार्य करते हैं। जो दवा आपको दी जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपको बताया जा रहा है वो वास्तव में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दुर्बल क्षारक की तरह कार्य करता है, जो अम्ल के प्रभाव को शांत कर देता है, निरस्त कर देता है। अभी हम देख रहे थे पाचन में पीएच का महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होते हैं। पीएच परिवर्तन होने से दांतों में भी परिवर्तन आ जाता है, अर्थात दंत का क्षय होने लगता है, वो नष्ट होने लगते हैं, खराब होने लगती हैं। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर अर्थात अम्लीय हो जाता है। वह कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल अर्थात ये दांतों के ऊपर मजबूत परत चढ़ी होती है जिसे कहा जाता है हिंदी में दंत बल्क। कैल्शियम हाइड्रो एक्सीपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है से बना होता है, अर्थात जो एनिमल होगा वो कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टलीय रूप से बना है जिसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंत एनिमल। ठीक, तो ध्यान रखेंगे शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत का जो सबसे या शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है वो एनिमल होता है, जो दांत के ऊपर दंत बल के रूप में रहता है और मुंह का पीएच मान 5 से कम होने पर इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। यह जल में नहीं घुलता है तथा लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने लगता है, अर्थात नष्ट होने लगता है। तो इसे हमें नष्ट होने से बचाने के लिए यह है कि अम्लीय पदार्थ हमारे मुंह के अंदर का जो वातावरण है या अपन यूँ कहें कि मुंह के अंदर का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, अर्थात हमारे मुंह के अंदर दांतों के बीच में जो कुछ खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं जैसे कहा जाए कि इसे शर्करा जैसे पदार्थ, दोबारा फिर से इसे दोहराता हूँ कि अवशिष्ट पदार्थ में जैसे कि आपको इसमें अवशिष्ट पदार्थ में जिसे आप लेंगे अवशिष्ट पदार्थ में शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करने का मतलब होता है उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, अर्थात उन्हें अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण वह मुंह के अंदर का जो पीएच मान होता है वह घट जाता है और वह अम्लीय हो जाता है। भोजन के बाद मुंह को साफ करने से इससे बचाव किया सकता है, अर्थात खाना खाने के बाद भी हमें अच्छी तरीके से कुल्ला करना चाहिए और नाइट में सोने से पहले या रात्रि में सोने से पहले हमें ब्रश कर सोना चाहिए, जिससे कि मुंह के अंदर का पीएच मान हमारा घटे नहीं। और मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। आप जितने भी दंत मंजन का प्रयोग करते हैं वे सब अधिकतर क्षारीय ही होते हैं, कि इसी प्रकार से बने होते हैं कि वह उनका जो पीएच मान हो वो क्षारीय बना रहे। दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकतम मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। इसमें एक आपको नया क्वेश्चन मिलता है कि दंत क्षय क्या है और यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये आप इसे नोटिस करेंगे कि दंत क्षय क्या है और इसे किस प्रकार से क्यों होता है और इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसके बारे में यही कहेंगे कि दंत क्षय क्या है कि मुंह के अंदर का पीएच मान 5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 5 से कम होने पर दांत का क्षय होने लगता है, यह दंत क्षय होने लगता है। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि दंत क्षय कम होने का मुख्य कारण बताया गया है कि हमारे मुंह के दांतों के बीच में कुछ अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों के टुकड़े फंस जाते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया निम्नीकृत कर देते हैं, अर्थात उन्हें अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह के अंदर का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है और 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और दांत का क्षय होने का मतलब होता है एनिमल का क्षय होना, अर्थात दंत बल्क या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का नष्ट होना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जब नष्ट होता है तो दांत का एनिमल
खराब होने लगता है या क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ठीक। और मुंह की सफाई, इससे बचा कैसे सकता है, तो हमें मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, जिसके कारण अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करके इससे बचा जा सकता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें अगला बिंदु है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से रक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से रक्षा, उसमें भी पीएच का बड़ा महत्व है, यहाँ ध्यान देंगे हम। आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने देखा होगा कहीं कहीं पर आपको कोई कीड़ी काट लेते हैं तो वहाँ शोध हो जाता है। शोध होने का मतलब वह जगह ऊपर उड़ जाती है थोड़ी सी। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? ततैया भी इस प्रकार के डंक मारते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में जो वहाँ पर जो सूद हो जाता है या सूज जाता है भाग, या स्किन मोटी हो जाती है थोड़ी सी, वहाँ दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। वहाँ पर मधुमक्खी द्वारा एक अम्ल छोड़ा जाता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी हम जानते। चींटी भी इस फॉर्मिक अम्ल को छोड़ती है, जिसे ये आयुपेशी नाम है, मिथोनिक अम्ल कहते हैं जी, उनके द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक। इस डंक मारे गए स्थान में बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षारक का उपयोग करके इसमें आराम मिलता है। दुर्बल क्षारक एक तो बेकिंग सोडा हो गया, और एक आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें हो जाएगा। नेटल, नेटल के पौधे के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन व दर्द का अनुभव आपको होता है। इसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम, ये बोला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का आपका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे नौसागर के नाम से भी जानते हैं, ये आप इनमें यूज़ कर सकते हो। ये दुर्बल क्षारक है, इन डंकों के प्रभाव से आपको आराम देंगे, या डंकों के प्रभाव को जो डंक मारा जाएगा वहाँ पर मधुमक्खी द्वारा यहाँ पर शोध हो जाता है, जलन होती है, तो जलन से आपको थोड़ी राहत देंगे, जिसके कारण आपको कम जलन महसूस होगी और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी द्वारा यदि डंक मारा जाता है, या मधुमक्खी द्वारा डंक किसी को काटने पर वह किस प्रकार का अम्ल छोड़ता है, और वह किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो इसका उत्तर यही होगा, मधुमक्खी द्वारा डंक मारा जाता है तो उसमें छोड़ा गया अम्ल, एक तो आपको मेथोनोइक अम्ल, एक फार्मिक अम्ल। चींटी द्वारा काटने पर भी आपको इस प्रकार से अनुभव होता है, और उसमें फार्मिक अम्ल का श्रावण करती है। और इसे नेटल नामक जो पौधे, उसमें डंक मारने वाले जो बाल होते हैं वो मेथोनिक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण दर्द अनुभव होता है। इससे कैसे बचा सकता है, तो दुर्बल क्षारीय पदार्थों को उस पर रगड़ने से या लगाने से उनके प्रभाव को निरस्त किया जा सकता है। यहाँ अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। तो प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प किस प्रकार से देती है, यहाँ आपको पता चलेगा। नेटल एक शाकीय पौधा है, जो जंगलों में उपजता है, अर्थात जंगल में पैदा होता है, उत्पन्न होता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथोनिक अम्ल का स्रावन होता है, ये श्रावण होने से हमारे शरीर में जब पहुंच जाए तो ये दर्द उत्पन्न करते हैं। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर लगा ली जाए, तो पौधे के अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। तो क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू लेने पर आपको क्या करना पड़ेगा। आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हो तो डंक लगने पर प्रभावी होंगे। तो सीधे सीधे ये कहा गया कि यदि आप इनके बारे में जानते हैं, पौधों की प्रकृति जानते हैं, तो आपको ये पता होगा कि यदि आप इस पौधे को, नेटल के पौधे को टच करेंगे तो उनकी नुकीली बाल जैसी जो पत्तियों के नुकीले सिरे होते हैं वो आपके अंदर चुभ जाएंगे। चुभने से आपको दर्द महसूस होगा और वह शोध हो जाएगा, जिसके कारण मेथोनिक अम्ल आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है और वहाँ पर आपको दर्द महसूस होने लगेगा। और साथ ही साथ ये बताया जाता है, इस नेटल पौधे के पास में ही आपको डॉक नामक पौधे मिलेंगे, जो कि उसका इलाज भी आपको बताते हैं। डॉक नामक पौधे की पत्तियों को रगड़कर अपने स्थान, उस शोध वाले स्थान पर लगा लें, जिसके कारण उनका एक्सट्रैक्ट जूस जो कि क्षारीय प्रकृति का होगा वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपको वहाँ पर राहत महसूस करवाएगा। इस प्रकार से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं।
और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है कि प्रकृति के उदासीनीकरण के विकल्प क्या है। तो प्रकृति के उदासीनीकरण के विकल्प ये है कि प्रकृति में यदि ऐसे पौधे हैं जो कि हमें दर्द उत्पन्न कर सकते हैं उनके छूने से, तो वहाँ उनके पास में ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें हम उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके विकल्प हैं। उदासीनीकरण के विकल्प कहा जाता है उन्हें। मतलब वहाँ पर कोई अगर संकट देने वाला है तो वहाँ उपचार करने वाला भी है, बचाने वाला भी है। मतलब ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, विकल्प कहलाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हम देख लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच महत्व के बारे में हमने क्या सीखा है। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हम, ठीक, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है। तो ये हम पहले नंबर पर बात कर रहे हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है। तो ये हम देख लेते हैं इसमें आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है। तो पीएच मान मैं आपको बताया था कि 7.0 से लेकर 7.6 के बीच में इसका पारास होना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र के बारे में हमने देखा, पाचन तंत्र में यदि अम्लीय प्रभाव है तो अम्ल का प्रभाव यदि ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ का स्वभाव अम्लीय हो जाता है और आपको अम्लता या एसिडिटी हो जाती है, और जिसके कारण कम क्षारक वाले पदार्थ आपको दिए जाते हैं, जिनसे आपको एसिडिटी से आपको मुक्ति मिल जाती है। कम क्षारक वाले पदार्थ में आपको नाम बताए थे एंटासिड, एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जहाँ पर रखा गया था, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय में हमने देखा कि यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय अर्थात जो दांत का सबसे कठोरतम भाग है या शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इनेमल, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण दंत क्षय होता है। और साथ साथ में ये भी बताया कि इससे कैसे बचा सकता है। इससे बचा सकता है कि हमें खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और क्षारीय दांत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से रक्षा। रसायन जो कीट द्वारा छोड़े जाते हैं, चींटी है, टिकरा ततैया है, मधुमक्खी है, ये एक प्रकार से एक मेथनोइक अम्ल का श्रावण या फॉर्मिक अम्ल का श्रावण करते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ शोध हो जाता है। इससे बचने के लिए हमने बताया आपको नौसादर का इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, मिल्क ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज कर सकते हैं इससे बचने के लिए, ठीक। प्रकृति के उदासीनीकरण के विकल्प देती है, इसमें हमने सीखा एक जो पौधा है नेटल, उसकी पत्तियां कि अगर नुकीले बाल आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर मैथनोइक अम्ल आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। इससे बचने के लिए वहीं पर विकल्प उत्पन्न होता है। जैसे डॉग पौधे के बारे में बात करिए, डॉग पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो आप रगड़ कर उस जगह पर लगा लेंगे तो वहां पर आप दर्द से कम बच पाएंगे या आपको दर्द से राहत महसूस मिल पाएगी, ठीक है। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं।